नमस्कार। नमस्कार। आपको टाइटल देख के लग रहा है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी ऑडियंस को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद इस संदर्भ में कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे। और बीइंग ए टीचर जब हमारे सामने स्टूडेंट सवाल पूछता है तो ये बात समझ आती है कि स्टूडेंट को कुछ उससे बेनिफिट हो रहा है। तो इसी का अगला वीडियो आज मैं लेके आया हूँ और वीडियो का नाम है बुक्स फॉर सेट नेट जेआरएफ लाइफ साइंस इन हिंदी मीडियम। मैं बॉटनी से हूँ तो बॉटनी में कौन कौन सी बुक्स हम पढ़े हैं, बहुत सारे सवाल इस पे आए हैं और इसका हम जवाब सर्च करते हैं मिलके साथ में। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सवाल हैं जो ज़हन में आते हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल हैं जिनको मैं एक-एक करके लेना चाहता हूँ कि एक सवाल ये आता है कि मैं एमएससी बॉटनी या एमएससी ज़ूलॉजी हिंदी मीडियम से हूँ और नेट पास करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल कि शुरू में हिंदी मीडियम यानी कि आपने बीएससी और स्कूलिंग हिंदी मीडियम से करी और एमएससी में आते-आते मीडियम चेंज कर लिया और अच्छे नंबर भी आ गए, मगर अब कुछ किताबें हैं वो समझ नहीं आती। तीसरा एक सवाल आता है कि बहुत सारी किताबें यानी कि सारी की सारी किताबें इंग्लिश में हैं, कैसे पढ़ें? ऐसा सवाल भी आता है। और बुक का एक पैराग्राफ पढ़ने में 1-2 घंटे लग जाते हैं, ऐसे में सिलेबस पूरा कैसे होगा? ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि इतना बड़ा सिलेबस है हमारे एग्ज़ाम का, तो सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाएँगे। या फिर ऐसी कोई कोचिंग हो जो हमें इस बात की पक्की हेल्प करे, यानी कि मीन्स कि जो हमें एक एश्योर कर दे कि हाँ, यहाँ हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे। और एक सवाल और आता है जो बहुत सारे बच्चों का सवाल है, 6 नंबर का सवाल है कि घर से बहुत पैसे वाले भी नहीं हैं कि कितनी भी मोटी फीस चुका सकें और घर वालों की मदद करना चाहते हैं। कुछ सवाल और भी आ गए मेरे पास जो कि अभी लॉकडाउन के बाद जैसे ही अवेयरनेस बढ़ी, मैं बीएससी हिंदी मीडियम से हूँ और 3rd ईयर में ही पूरी तैयारी करना चाहता हूँ और कौन-सी बुक्स लूँ? ये पहला सवाल है, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है। और एमएससी में एडमिशन लिया ही है, अच्छी बुक्स जो हिंदी में हों, तो बता दीजिए सर, ये भी सवाल आया है। एमएससी तो जैसे-तैसे हो गई मगर नेट स्लेट अभी करनी बाकी है और 12th तक मैं इंग्लिश मीडियम में था या थी, अब मैं क्या करूँ? और एक आखिरी सवाल मैं यहाँ जो लिया है, नेट सेट के बहुत से मटेरियल हैं, सब के सब एक जैसे लगते हैं। यानी कि इतने सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं मार्केट में, अलग-अलग नामों से, अलग-अलग चीज़ों से, तो मैं कौन-सा काम में लूँ? ये एक सवाल बहुत ख़ास बच्चों के द्वारा पूछा गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। पिछले 20 सालों से स्टूडेंट्स की इसी प्रकार से मदद कर रहा हूँ और मेरे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ हुआ है, यानी कि ये बच्चे बगैर रुके अपने हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए अपने शहर और कस्बे और गांव ढाणी से सफल हुए हैं, वो भी सेल्फ स्टडी प्लस थोड़ी सी गाइडलाइन से। ध्यान रहे कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस पे ध्यान ये रखना है या ध्यान रहे, सावधान रहें कि क्या अभी मीडियम चेंज हो सकता है? जी हाँ, मेरा आपसे सवाल है कि क्या अभी मीडियम चेंज हो सकता है? आपका सवाल यस हो सकता है
और नो। अधिकांश का सवाल आएगा नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, ऐसा कौन है जो मेरे लिए या आपके लिए हिंदी में बुक छापेगा? ये आप भी जानते हैं कि हिंदी में बुक्स नहीं हैं या बहुत कम हैं, तो कौन छापेगा हमारे और आपके लिए? है कोई? आपका अधिकांश का जवाब है कि नहीं है सर। और तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम से क्या गारंटी है कि पास हो ही जाएंगे? हजारों बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जिनकी स्कूलिंग कॉलेज सब इंग्लिश में हुआ, मगर अभी भी उनके पास कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है। अब क्या करें कि 3 सवाल हैं और तीनों के सवाल आपके यस हो सकते हैं या नो हो सकते हैं। मेरी तरफ से नो है। तो अब क्या करें? जो हमारे पास है उसी से काम चलाना पड़ेगा, यानी कि जो मेरे पास है उसी से आगे बढ़ें। सिंगल ऑप्शन इज देयर, यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारे सामने है। यहाँ पर कुछ स्टेटस के बारे में है जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम की बुक्स जो हैं वो लिमिटेड हैं और इंग्लिश मीडियम की बुक्स सारी इंग्लिश में मैक्सिमम हैं। और हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है, तो अगर हमें बुक मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए, मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। और तीसरा जो है कि मोस्टली टीचर भी हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, या ऐसे टीचर मिल जाएं तो भी मज़ा आ जाए, मगर ऐसा रेयरली होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये मेरा अपना अनुभव है और मेरे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो सक्सेस हुए हैं, उन वो जब आके बताते हैं तो उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में, ये मेरा अपना फॉर्मूला है, किसी भी एग्ज़ाम में 70%, जी हाँ, ये 70% जो है, ये 70%, ये वाला कि 70% यानी कि सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य सवाल का मतलब ये है कि वो सवाल, वो क्वेश्चन जो 12th क्लास तक आप पढ़ चुके हैं। फिर से सुनिए, जो आप 12th क्लास तक पढ़ चुके हैं, ये 70% क्वेश्चन आएंगे। और आप इसका एग्जामिन करिएगा किसी एग्ज़ाम के, या आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, आप उनके पुराने पेपर उठा लीजिए और 11th-12th की रिफ्रेशर बुक को ले लीजिए। मेरा एक ऐसा वीडियो भी है रिफ्रेशर बुक का, पहले आपने देखा भी है, तो उसमें ले लीजिए और आपको 70 से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे। फिर दूसरा जो है वो एडवांस का है, 20% एडवांस, जिसको मैं यहाँ कह रहा हूँ जो बीएससी लेवल का, यानी कि 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने बीएससी में पढ़े हैं, और बाकी जो 10% क्वेश्चन हैं वो ऐसे होंगे जो आपने स्पेशलाइजेशन में पढ़े होंगे, या अगर वो स्पेशलाइजेशन आपका नहीं है तो वो नहीं आते आपको। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ समझने की है वो ये कि आप 12th पास कर चुके हैं और आप बीएससी भी कर चुके हैं, तभी तो आप नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं, और ज़्यादातर तो एमएससी भी कर चुके हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर 70% आप रिजल्ट आ जाए, आपके 70% मार्क्स आ जाएं, तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? आपका अधिकांश का आंसर होगा यस सर, हो सकता है। फिर तो अब 70% का जो कंसेप्ट है, यानी कि 70% का जो नॉलेज है वो तो आपको 11th और 12th की किताब से ही लेना है ना। और फिर अगर 90% नंबर आ जाएं तो आपका सिलेक्शन, आप सब कहेंगे बिल्कुल सर 100% हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कि ये 70 और +20, ये दोनों 90 हो जाते हैं मिलकर के। बट आगे चलें और इसको और विस्तार से समझें
अब यहाँ पे मैं बुक लिस्ट की बात करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये जो बुक्स की लिस्ट है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर जाती है। तो अब मैं बुक्स आपको 3 लेवल पे बात करूँगा। एक लेवल जो हमने 70% के लिए, यानी कि जो 11th और आपकी 12th के लिए, ठीक है। अब 11th और 12th के लिए एक तो आपको मालूम है NCERT की आती है, ठीक है, ये सबको मालूम है। और एक रिफ्रेशर बुक आती है, ये 90% बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता। ये जो रिफ्रेशर बुक है, आपको क्या करना है कि ये जो बुक है, यानी कि 70% की बात हो रही है यहाँ पे, ये बुक्स आपको हिंदी में भी मिलती है। आप किसी भी आपके कस्बे की या आपके आसपास किताबों की दुकान पे जाइए और आप उनसे कहिए कि आप 11th और 12th की बायोलॉजी की रिफ्रेशर बुक दे दीजिए। और उस बुक को आप पढ़ना कैसे है ये भी बता दूं कि आपको पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट पेज तक पढ़नी है, कोई सिलेबस नहीं देखना। आपको यहाँ पे आपकी जो बुक है वही सिलेबस है। आपके पास जो आपकी RPSC ने या UGC ने या CSIR ने जो भी सिलेबस दिया है, इसको नहीं खोलना है, इसको तो पहले से लेके लास्ट पेज तक पूरा पढ़ना है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो आप इसको फटाफट पढ़ जाएंगे, फटाफट इसलिए पढ़ जाएंगे क्योंकि ये आपकी पढ़ी हुई है। हाँ, घबराइएगा मत, पहले जब आप खुद 11th-12th में थे तब आपको टाइम लगता था, बट अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। नंबर 2 कि इस किताब में ये एक किताब हो सकती है या 2 किताब हो सकती है। कुछ पब्लिशर हैं जो अलग अलग निकालते हैं 11th और 12th की, कुछ हैं वो एक साथ ही निकाल देते हैं। इन किताबों में या इस किताब में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिसको हम बेसिक कहते हैं, जिसको हम कंसेप्ट कहते हैं, जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। फिर हम लेवल सेकंड यानी कि हम बात करेंगे 20% की, हम बात करेंगे अब 20% की। अब यहाँ 20% में क्या करना है, मैं बॉटनी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो हर सब्जेक्ट में मिलता है। एक हमारे कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, ऐसे, ठीक है। और एक दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट हैं। यहाँ क्या करना है कि हिंदी में एक तो रस्तोगी पब्लिकेशन की जो किताबें हैं, सिंह पांडे जैन, वो जितनी हिंदी में आती हैं उनको आप ले लें, जितनी हिंदी में आती है उनको आप ले लें। और एक BP पांडे जो एस चंद की, वो भी हिंदी में आती हैं, वो ले लें। और यहाँ याद रखिएगा कि ये किताबें जो हैं वो आपको ज़्यादातर टेक्स्ट बुक फॉर्म में मिलती हैं, आपको टेक्स्ट बुक फॉर्म में मिलती हैं। तो यहाँ आपको आपका सिलेबस जो है वो खोल के रखना है, यानी कि इनको पढ़ना कैसे है, इनको पढ़ना है सिलेबस की लाइन से, सिलेबस की लाइन से पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना जैसे मैंने पहले कहा था। अब सवाल अगला, हाँ, कि अब इनमें से जो नहीं मिले, मान लो रस्तोगी एस चंद आपने हिंदी में देख ली और वो मिला नहीं, तो डियर स्टूडेंट उसको यहाँ तो छोड़ दें,
बट उसको दोबारा जाके और जो आपने 11th और 12th की यानी कि रिफ्रेशर में जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा गूगल कर लें, थोड़ा सा गूगल कर लें, और आप ये जानेंगे कि अधिकांश आपको विकिपीडिया मिल जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जो हिंदी में नहीं समझाया गया हो, जो हिंदी में नहीं समझाया गया हो। इसके बाद अब मैं आता हूँ एमएससी में, और एमएससी से पहले थोड़ा और ऐड कर दूँ कि आपको बुक्स वही पढ़नी है जो आपने पहले से पढ़ी हैं। नो न्यू बुक, प्लीज़ नई बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना। जो आपने पढ़ी हैं, आपने सीबीएस पढ़ी, आपने आरबीडी पढ़ी, आपने रस्तोगी पढ़ी, कुछ भी आपने पढ़ा और आपको अच्छा लगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको अगला जो 10% की जो बात आती है, यानी कि जो मैंने कहा कि आपका जो 10% क्वेश्चन है, उनको मैं कहूँगा कि आप सिर्फ अपने स्पेशल पेपर तक रहें बस। आपका जो स्पेशल पेपर है, चाहे आपका बायोसिस्टेमेटिक्स है, चाहे आपका इकोलॉजी है, चाहे पैथोलॉजी है, चाहे सीड टेक्नोलॉजी है, जो भी आपका है, आप अगर जूलॉजी में है तो आपका फिशरी है या जो भी है, बस वहीं तक रहें, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन 10% ही आता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से और बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग एक गलती कर देते हैं, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मैं बात करता हूँ तो पता चलता है कि बच्चे जो स्टडी की शुरुआत है वो प्रिपरेशन ही यानी कि इस 10% को लेके करते हैं। यहाँ पर वो जी तोड़ मेहनत करते हैं और यहाँ पे ये 90% तक ये अचीव कर जाते हैं। यानी कि 10 का 90% कितना हुआ, यानी कि 9%। 9% यानी कि 100 में से 9 क्वेश्चन की तो आप गारंटी दे देते हैं और बाकी 91 क्वेश्चन रह जाते हैं। यहाँ मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमें इसको छोड़ देना है। एक बार हमारा जो ये 70 है, इसको हमें खींच करके 90% तक कवर करना है। इसका 90 का कवर करने का मतलब है कि आप अराउंड 60 to 61 क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर कर लेंगे। जब यहाँ पे आपने 60 आपके हो गए, यहाँ जब आपने यहाँ 60 या 65 कवर कर लिए और उधर जो 20 क्वेश्चन है उसमें से चलो आप 50% या 10 से 15 भी ले आए, तो आप ये देखो कि 70 to 80% मार्क्स आपके आ जाते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 70 और 80% में आपका सिलेक्शन हो जाता है। 70 80% में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बुक्स को एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 11th और 12th की रिफ्रेशर बुक्स करनी है। बीएससी के लिए आपके जो 3 साल हैं, इनके लिए आपके पास जो भी आपने पढ़ रखी है उसी को दोबारा पढ़ना है। हाँ, अगर वहाँ आपकी फिक्स नहीं है, मान लो आपने कोई XYZ पब्लिकेशन की पढ़ी, तो आप अच्छे पब्लिकेशन की जहाँ पर मिस्टेक बहुत कम हो, शॉर्ट में समझाया गया हो, उसको आप ले लें, जिसमें से रस्तोगी का नाम सबसे ऊपर आता है। और भी बहुत सारे हैं, रमेश बुक डिपो का आता है, CBS का आता है, अलका पब्लिकेशन का आता है, और बहुत सारे पब्लिकेशन है, अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं ये। तो वो आप ले सकते हैं। फिर MSc के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको आपका जो स्पेशल पेपर जो है उसी पे फोकस रहना है। अब यहाँ स्पेशल पेपर का फोकस होने का रीज़न मेरा ये है कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आप वहाँ एक स्पेशलिस्ट के रूप में जाएंगे, तो यह नॉलेज आपको यहाँ पर
10 में से 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐड ऑन कर देगा और वहाँ पे आपके पूरे इंटरव्यू को लीड कर लेगा। तो इसलिए ये मेरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मैं चूँकि एक स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट भी हूँ और तो यहाँ पे एक चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते। और आपके पास अभी आपके मन में जो भी सवाल आ रहा हो, आपके पास 70% जो आपको पावर चाहिए, जिसको मैं प्योर गोल्ड कहता हूँ, ये आपके पास पहले से ही स्टोर है, रेडी पड़ी है आपके माइंड में। आप पूछेंगे कैसे? आपने 11th और 12th आपने बहुत अच्छे से करी हुई है, अगर नहीं करी तो एक बार दोबारा कर लें। और वो बुक भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे तो आपको कई सारी किताबें उपलब्ध हैं हिंदी में। तो 70% आपके पास प्योर गोल्ड पड़ा हुआ है। फिर दूसरा कि जो प्रिपरेशन का जो 20% जो है वो यूजफुल है। इसमें आप जितनी ताकत लगाएंगे, जितनी मेहनत लगाएंगे, उतनी आपकी मेरिट ऊपर चली जाएगी। जितनी ताकत लगाएंगे उतनी मेरिट चली जाएगी। और ये जो पोर्शन है डिफ़िकल्ट है, यानी कि जो 10% है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इससे घबराना नहीं है। जब हमारे पास 90% पे आप कब्जा कर लीजिए तो 10% से डरने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अब मैं कुछ बुक्स के एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अब जैसे एक बुक आती थी, रमेश बुक डिपो की बुक थी, एलगी की, घेमावत कपूर नारायण, घेमावत एंड नारायणा की। अब वो बुक आपको मार्केट में मिलने भी मुश्किल है। वैसे ही एक किताब और थी एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी की, त्यागी एंड क्षेत्रपाल की। वो भी अभी मार्केट में ढूंढने से भी बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती है, मेरे को मिल भी नहीं रही। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। तो इसके लिए आप एक काम करें कि सेकंड हैंड की जो बुक्स हैं, जहाँ सेकंड हैंड मिलता है वहाँ पे आप जाएं। वहाँ पे आपको बहुत सारी हिंदी की बुक्स मिल जाएंगी, बहुत मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि बुक्स नहीं है, बट हाँ ज़रूरी है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो आप 70% पे आप अपना कब्जा करें और फिर आप अपने 10% पे करें। अब एक सवाल हो रहा है कि साहब इनको हमें पढ़ना कैसे है? तो मैंने एक वीडियो बना रखा है एल्गी टू एंजियोस्पर्म का, उसमें मैं इस तरह से बता रहा हूँ। हाँ, ये तब सवाल है कि जब आपके सिलेबस में सिर्फ एल्गी नाम लिखा है और एल्गी के एग्जाम्पल नहीं दिए। ये सवाल भी आता है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ कि सर सिलेबस में सिर्फ फंजाई लिखा हुआ है और आगे कुछ लिखा भी नहीं है, तो सर हम फंजाई के कौन से मेंबर करें? या फिर लाइकेन लिखा हुआ है सर और लाइकेन के कौन से मेंबर करें? एल्गी लिखा हुआ है तो हम कौन से मेंबर करें? ऐसा सवाल बच्चों के सामने आ रहा है। तो अब यहाँ पे समझ लें आप, अगर मान लो सिर्फ एल्गी लिखा हुआ है, सिर्फ एल्गी लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको पहले तो आपका जो 70% पोर्शन बताया मैंने बेसिक वाला, यानी कि स्कूल में आपकी कौन कौन सी एल्गी थी, 1 या 2 एल्गी स्कूल में होती है, जनरली 1 एल्गी होती है, 1 एल्गी तो वो पढ़नी है। फिर बीएससी में आपकी कौन कौन सी एल्गी थी, उस पे पढ़नी है। मान लो बीएससी में आपके 4 एल्गी हैं, तो आपको टोटल 5 ही एल्गी पढ़नी है। कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। यानी कि एमएससी में आपके और ज़्यादा होगी, तो एमएससी पे ना जाएं, एमएससी में नहीं जाना है, एमएससी में नहीं जाना है। एमएससी में 10 होंगी, 12 होंगी, सबको छोड़ दो। आपको फोकस किस पे करना है? इन 5 पे, और इन 5 में से भी इस एक पे फोकस करना है। इस एक पे फोकस करना है जो 11th-12th में जो रिफ्रेशर की किताब में है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे बी केयरफुल, सावधान रहिए अबाउट एक्सपेरिमेंट ऑन लैंग्वेज बुक्स एंड राइटर। मेरा मतलब यहाँ पे ये है, आपको एक ही चेतावनी है, वो ये कि आपके पास टाइम अभी 1 महीना है या 2 महीना है या 3 महीना है, टाइम आपके पास कम है, तो आप प्लीज़ 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 एक्सपेरिमेंट ना करें कि मैं हूँ तो हिंदी मीडियम का बच्चा और इंग्लिश मीडियम की बुक से तैयारी करना शुरू करूँ और ये सोचूं कि मैं इंग्लिश सीख लूँगा। अरे आप सीख सकते हैं,
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बट अभी टाइम हमारे पास, अभी हमें इंग्लिश को तैयार करना है या सब्जेक्ट को तैयार करना है? अभी हमें सब्जेक्ट को तैयार करना है, तो इसलिए हमें अभी उधर नहीं जाना। दूसरा कि अगर मैंने सपोज करो कि प्लांट फिजियोलॉजी में वी वर्मा से तैयारी की है और अब आप पढ़ने बैठ जाओगे सैलिसबरी रोस, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपने एमएससी में पढ़ी थी ना, जो बीएससी पढ़ी थी, उन्हीं को दोबारा पढ़ना है, क्योंकि हमारा मकसद है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। हमारा मकसद है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें किसी को दिखाना है कि हमने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। ये बाद में पढ़ लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। या फिर हम राइटर चेंज करते हैं, हमने इंडियन राइटर की पढ़ी, हम अचानक से फॉरेन राइटर में चले जाएं, तो एक बार के लिए आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा और उतना बेनिफिट नहीं होगा। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है आपके साथ इसका उल्टा भी हो। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मेरी सलाह ये है कि आप ये सारे एक्सपेरिमेंट इस एग्ज़ाम के बाद कर लीजिएगा। और एक और चीज़ कि कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, तो शॉर्टकट को प्लीज़ अवॉइड करें। अंत में आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे से किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का कंक्लूजन ये है एक लाइन में कि इट्स टाइम टू मेक एक्शन, यानी कि आपके पास 11th 12th की किताबें मिल जाएंगी या पढ़ी हैं, उनको पढ़ने का वक्त है, बाकी इधर उधर सोचने का वक्त नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। हाँ, आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है तो गुजारिश है कि किसी साथी को शेयर कर दें, और आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार है तो गुजारिश कि डिसलाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।